प्यारे बच्चों, जैसा कि हम रेगुलर पेपर की जो सीरीज चला रखी है, आज उसका पेपर नंबर 3 है। पेपर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। इस टाइप के हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं जो कि मार्केट में भी अवेलेबल हैं, और यदि आप चाहते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करना या इस टाइप के प्रैक्टिस सेट्स की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप आपके एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो अच्छे स्टडी मटेरियल्स आपको प्योरली कंप्लीट जो ओरिजिनल ओनरशिप होती है उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके, नहीं तो छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं ओएमआर शीट फिलअप करने में भी गलती हो जाती है। आपने इतनी मेहनत की और प्रैक्टिस में भी प्रॉब्लम आ गई तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे। मैं बार बार यही कहूंगा कि रेगुलर हमारी 20 जो हमारे पेपर हैं वो कीजिए, उसके अंदर से मैथ की एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मतलब पूरे का पूरा पेपर यहीं से फंसेगा, वो हमारी जिम्मेवारी है आपसे। तो अब आज का कंटिन्यू मैथ प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 बेस्ट 50 क्वेश्चंस। देखिए ये हमारा पेपर था, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता, राउंड ऑफ दिस टू द नियरेस्ट 100। अब देखिए नियरेस्ट 100 का मतलब है 100 के नियर अबाउट टर्म्स का क्या होगा। अब देखिए हमें पता होना चाहिए 1 है, 10 है, 100 है। इस डिजिट पे यहां पे क्या होगा, जो ये डिजिट है बेटा, ये वाले डिजिट 5 से अपर है तो यहां पे एक डिजिट इंक्रीज हो जाता है, और यदि 5 से कम है तो ये सेम की सेम हो जाती है। तो 7 3 4 8, जो 5 था 5 की जगह 6 हो जाएगा, 0 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहां पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। तो ये था, सिर्फ आपने याद रखना है कि आपने काउंटिंग में 1 10 100 जब आपकी वर्किंग करेंगे, तो जब आपका यहां आता है तो उस बात पे ध्यान रखें, काउंटिंग पे 1 10 100 पे 1000 कुछ पूछा तो 1000 मतलब उससे पहले वाले डिजिट्स के ऊपर मतलब 0 होते रहेंगे, और वो जो डिजिट उसने बोला है उसमें ही चेंजमेंट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सक्सेसर, सक्सेसर आए या नेक्स्ट टर्म पूछे या आफ्टर पूछे तो उस टर्म में 1 ऐड कर देना होता है। आपका माइनस का 16 था, प्लस 1 करते हैं तो माइनस का 15 रहता है, -15 विल बी द ए आंसर राइट। बहुत आसान है। प्रोड्यूसर पूछे तो माइनस करना है, सक्सेसर पूछे तो +1 करना है नेक्स्ट टर्म। उसके बाद हमारा देखते हैं, Which of the following number is divisible by 3? 3 से डिविजिबल टर्म कौन सी होती हैं? जिस टर्म्स के हमारे जो नंबर है, नंबर के डिजिट का सम यदि 3 की टेबल में आ जाए या 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो चेक करना था। तो यहां से चेक करना तरीका, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 में 9, 14 में 9 हो गया 23, 23 में 3, 23 में 26, 26 और 2 28, 28 तो 3 टेबल नहीं आता तो नहीं होगा। अब आए हम 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 तो 3 की टेबल आता है, 3 6 18, ये तो डिवाइड होता है, भाज्य है, तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान होता है 3 से डिजिट टर्म, उन डिजिट का सम करके देखो, यदि 3 की टेबल में आता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 9 7 0 एंड 4। सभी अंक 9 7 0 और 4 का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आए तो जो ग्रेटेस्ट टर्म बनाएंगे वो हमारी 9 ग्रेटेस्ट टर्म 4 0, जो लार्जेस्ट डिजिट है, बड़ा डिजिट है वो पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब 0 को हम पहले नंबर पे कभी नहीं लेंगे, स्मॉलेस्ट बनाएंगे, क्योंकि 0 आप स्टार्टिंग में आए तो काउंटेबल नहीं होगा। 0 को ड्रॉप करके उसके बाद कोई भी जो स्मॉलेस्ट टर्म है उसको लेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट 4 था, 4 है, 0 है, 7 है, 9। फिर पूछा था डिफरेंस, डिफरेंस कर देंगे। 10 में से 9 गया 1, कैरी होगी 13, 13 में से 7 गया 6, 6 का 6, अब हमारे पास 9 था, 9 में से 4 गया 5। ये टर्म देखने हमें चेक करना है क्या हमारे पास डिजिट में कहीं है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमें डी ऑप्शन पे
डी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप हम बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। लगभग हम 50 मिनट से कम टाइम में करने की कोशिश रहेगी। अब देखिए, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट ऑफ दिस। अब हमें हमारे पास क्या है, 5, 0, 8, 9 और 2 से निर्मित 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। अब सबसे बड़ी करते हैं, पहले 9 होगा, 9 के बाद हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 के बाद हमारे पास 5 हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हो गए। फिर हमें स्मॉलेस्ट, सबसे पहले हमारा 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर 5 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, और इन डिजिट का हमें सम करना है। 9, 0, 9, 8 और 2 10 की 0 1 कैरी, 5, 5, 10 और 1 11 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 2 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं, हमारे पास डी विल बी द 11 9 1 0, डी विल बी द राइट आंसर। तो आपका डी हमारा आंसर रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपने बेटा छोटे बच्चे हैं, सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को 1 टाइम या 2 टाइम्स रीडिंग करें, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन आपका A to Z सोल्व हो जाएगा। जो मैं आपको करवा रहा हूं लगभग क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकता है, बट क्वेश्चंस यही रहेंगे आपके, क्योंकि वे एक ही तो है, बस उन्हीं में से आगे पीछे क्वेश्चंस रहने हैं, यही या नहीं है। राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर विद 4 डिफरेंट डिजिट्स। 4 अलग अलग अंकों वाली सबसे छोटी 8 अंकों की संख्या। पहली बात तो 8 डिजिट की, पहला पॉइंट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 और 8, 4 अलग अलग डिफरेंट लेने हैं। ओके, हम क्या लेंगे, सबसे पहले मैं लूंगा 1, क्योंकि 0 को ड्रॉप करके स्मॉलेस्ट टर्म 1 ही आती है। उसके बाद मैं जितनी मैक्सिमम चाहूंगा 0 लूंगा, 1 2 3 4, क्योंकि देखो 1 और 2 तो हो गया, अब लास्ट के 2 डिजिट बचते हैं हमारे पास, जो भी स्मॉलेस्ट लूंगा, 2 लूंगा और 3 लूंगा। क्या लिया गया, 1 1 2 3 4 5 और 2 3, ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिफरेंट डिजिट का और 8 डिजिट का नंबर है। तो हमारे पास ये हमें चेक करना था, कौन सा हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5, ये 1 ये था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ ध्यान था, देखो 1 अलग है, 0 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, तो 1 0 2 और 3 हो गया ना, 4 डिजिट डिफरेंट यूज हो गया, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें था इफ द डिविजन 51, क्वोशिएंट 16 एंड रिमाइंडर 27, फाइंड द डिपेंडेंट। देखो भाई, जब हमारा डिपेंडेंट निकालते हैं, जब हम डिपेंडेंट निकालते हैं, इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिर्फ हमें थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब हमारा जहां पे डिविजर कितना था 51 था, क्वोशिएंट हमारे पास कितना था 16 था, प्लस में रिमाइंडर कितना था 27, 16 1 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 16 5 जा 80, 80 में 1 81, प्लस में 27 ऐड कर देते हैं, 6 और 7 13, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 8, 843। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस। अब देखिए, हमारे पास इनका सम पूछा, पहले हमें जो टर्म दी 5005 है, 5055 है, 55,005 है, और 555 है। इन सब का हमें सम करना है। 5 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 का 0 कैरी 2,
5 5 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 और 1 6, 5 3 जा 15 कैरी 1, ये 6। अब हमें चेक करना है कौन सा हमारा ऑप्शन एग्जैक्ट बैठ रहा है, इसमें से कौन सा फिट है। तो ये हमारे पास बी विल बी द राइट आंसर 65,620। तो नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन हो चुका है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स इन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ द 7। परिणामित संख्या के सभी अंकों का योगफल 7 के पहले 6 गुणनजों का योगफल, जो हमारे पास 7 की टेबल के पहले 6 डिजिट आते हैं उनका सम करके जो रिजल्ट आएगा उसके भी डिजिट का सम का हमें आंसर देना है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना था। द सम ऑफ द ऑल द डिजिट, जो सम करना है सभी डिजिट का, ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, रिजल्टिंग नंबर के जो डिजिट आएंगे उसके डिजिट का सम का, ठीक है, सम करना है, इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल है 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, 1 2 3 4 5 और इसके बाद इन सभी का सम करके जो सम आएगा उसका डिजिट करके उन जो डिजिट आएंगे उन डिजिट का फिर सम करना। पहले इनका सम करो, फिर जो नंबर बनेगा उस नंबर के सभी डिजिट का सम करोगे तो वो आपका आंसर होगा। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो इनको सम कर दीजिए, कैसे, ऐसे 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 में 7 27, 27 का 7 कैरी 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 2 13 और 1 14। अब इसके डिजिट का सम 7 और 4 11, 11 और 1 12, तो डायरेक्ट आप आंसर कह दोगे 12। एक तरीका तो ये था। एक हमारा किसी भी टेबल के डिजिट का सम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि ए, मान लीजिए जिसकी टेबल है, ए की जो टेबल है, ए एन इंटू एन प्लस 1 बाय में 2, एन नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास ए 7 की टेबल थी, नंबर ऑफ डिजिट कितना था 6 था, 6 प्लस 1 7 हो गया, डिवाइड बाय 2 3, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई में 3, 3 7 3 9 जा 27, 2 करी, 3 4 जा 12 और 2 14। तरीका आपने देखना है कैसे फाइंड। अब इसके डिजिट का सम, ये नंबर बन गया, नंबर के डिजिट का ऐड करना था, 7 और 4 11, 11 और 1 12, तो भी आपका आंसर 12 आना है। आपने चेक कैसे करना है, चाहे आपने इस टेबल को लिखा, टेबल के डिजिट का सम कर दिया, चाहे आपने फॉर्मूले से कर लिया, ए एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। क्योंकि हमें क्या होता है, कहां से फॉर्मूला बनता है उस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करता हूं तुम्हारे से। क्योंकि देखो कंसेप्ट हमें लंबा याद रखना है। यदि शॉर्टकट में डायरेक्ट फॉर्मूला होगा तो एक टाइम पे फॉर्मूला माइंड से चला गया तो कहां से हम निकालेंगे, वो प्रॉब्लम आती है। आपने कैसे है, देखिए आपने पढ़ा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू नंबर ऑफ एन टर्म, सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2। यह हमारा सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। यदि मैं किसी टर्म्स को मान लीजिए a से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, a 2a 3a 4a करते करते an हो जाएगा। तो बात तो वही है, यहां से a कॉमन लेंगे तो मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। इसका हमें फॉर्मूला पता था, ये है, बाहर a हो गया तो फॉर्मूला यहां से बना a n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2। सिर्फ आपको कंसेप्ट एक बार ये पूरा बताया है तो मुझे देखा है मैंने बच्चों में कि हम पूरी आपको कहानी समरी बताई तो पूरे के पूरे माइंड में सेट हो जाती है। तो इससे आपको फॉर्मूला याद रखने में दो फॉर्मूला हो गए तुम्हारे पास, सम ऑफ द नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला होता है, और यदि सम ऑफ एनी टेबल का अप टू एन डिजिट तो ये फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ द न्यूमेरिकल डिजिट क्या था, 24 था, 36 था, 42 था। इन सब का हमने एलसीएम फाइंड करना है। करते हैं एलसीएम। 2 पे 12, 2 पे 18, 2 पे
21। फिर देखते हैं 2 पे, फिर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 21। फिर 2 पे देखते हैं 2 3 जा 9, 21। फिर देखते हैं 3 पे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। 3 पे फिर 1 1 और 7, फिर 7 पे देखेंगे तो 1 1 1 1 आपका 1 है, हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 7 जा 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 7 जा 49 और 1 50, 504, 504। सी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल इजी वे में निकाला है, तब भी 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, बच्चे हो थोड़ा बिल्कुल इससे भी आराम से निकालोगे, 50 सेकंड में कर दोगे तो आराम से क्वेश्चन होता है, ज्यादा भागा दौड़ नहीं करनी है, बड़ा रिलैक्स होकर पेपर देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 17? इनमें से 17 का फैक्टर, अब आपने ध्यान सिर्फ इसमें से दिया रखना है, या तो एक एक को डिवाइड करके देख लो बेटा, या 17 की टेबल से। हमने पहला नहीं है पूछा है, अब पहला था 204, 17 1 जा 17, 3 17 2 जा 34, फिनिश। ये तो है, ये है तो आंसर तो नहीं है। अब आई इस पे 289 पे, 17 पे, 17 2 जा 34 तो बड़ा हो जाएगा, 17 1 जा 17 तो 1 1 यहां से 9। ओके, फिर इसको हमने देखना था 17 पे, देखिए 7 पे, पहले 1 पे चला फिर 7 7 7 जा 49, 7 4 11, तो ये भी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं। अब इसको देखना था 3 5 3, 17 पे 17 2 जा 34, 1 यहां से 3 यहां से डिवाइड में रिमाइंडर आ गया, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं है, नहीं हो रहा, तो हमारा सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टराइजेशन इज द स्मॉलेस्ट? अब इसमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा? अब देखिए आपके पास 11/36 था, 7/24 था, 5/48 था और 19/72 था। आपके पास एक टर्म्स दो हैं, इन सभी का एलसीएम लेके सेम कर लीजिए। यदि हम सबका एलसीएम लेके सेम कर लेंगे सबके पार्ट्स को, तो अपर वाला डिजिट को तुरंत आपका जो ग्रेटर है, जो अपर का डिजिट जितना बड़ा होगा, ठीक है, और नीचे वाला टर्म यदि सबकी सेम होते, बड़ा है तो वो बड़ा और स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट, सोल्व करने की बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमारे पास दो ही तरीके का, या फिर अलग से ऑप्शन यदि चाहते हैं तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, जिनमें से देखा कि जो सा स्मॉलेस्ट है तो उसको तरीके से कर लेंगे। अब देखिए इससे भी और आसान देता हूं, ये सभी 12 पे डिवाइड हो रहे थे, सॉरी 19, सभी के मैंने 12 कॉमन लिया, फिनिश कर दिया कि आपको डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसकी से 11 2 जा 22, 7 3 जा 21, हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए, तो 22 था, ये कैंसिल, ये आ गया। अब इसकी 7 4 जा 28, 5 2 जा 10, ये ग्रेटर था, ये कैंसिल, इन दोनों में देखेंगे 5 6 जा 30, ओके कितना था 19, 19 4 जा 76, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए था, तो ये है। इसका डिजिट कौन सा था? ये है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी है। तरीका आपने देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। मैंने देखा कि सभी में कॉमन आ रहा था 12, तो मैंने सभी से 12 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 12 कॉमन का मतलब है सभी से कॉमनली डिवाइड कर दिया 12 से, सभी से किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई देन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, विच ऑफ द लार्जर अमंग द फ्लोइंग फ्रैक्शंस, निम्नलिखित फ्रैक्शनों में सबसे बड़ा कौन सा है? अब हमें देखना पड़ेगा, वहां ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। अब पॉइंट से पहले डिजिट देखो, पॉइंट से पहले दो ही डिजिट हैं, 2 है 2 है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं और 2 की 2 डिजिट में सभी क्या इक्वल हैं, तो यहां से तो हमें ऑप्शन नहीं मिला। अब पॉइंट के तुरंत बाद देखेंगे
पॉइंट के तुरंत बाद 6 0 6 0, जिसके 0 है वो तो स्मॉलेस्ट होगी। हमें तो क्या बात हुई, इन्हें पूछा था ग्रेटेस्ट, तो पॉइंट के तुरंत बाद 0 थी, वो तो कैंसिल हो गया। अब इन दो में हमें ए में और सी में ऑप्शन चेक करना होगा। पॉइंट के बाद 6 है, पॉइंट के बाद 6 है। अब सेकंड डिजिट पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट 3 है और सेकंड डिजिट 0 है, तो 0 वाला तो स्मॉलेस्ट हो गया, तो ए विल बी द राइट आंसर। सिर्फ स्टेप टू स्टेप चेक करना है। पहले पॉइंट से पहले देखो, पॉइंट से पहले वालों में जो ग्रेटर होता तो वही ग्रेटेस्ट टर्म होगी थी। ओके, यदि वहां पे सेम है तो पॉइंट के बाद स्टार्ट करो, पहला डिजिट चेक करो, फिर दूसरा, फिर थर्ड, जौन से में सबसे बड़ा डिजिट पॉइंट के बाद रहता है वही बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट अमंग द फ्लोइंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शनों में सबसे छोटा कौन सा है। अब हमारे पास देखिए 19/23, 19/21, 19/37 और 19/20। अब एक बात बताइए, स्मॉलेस्ट पूछा ना, ग्रेटेस्ट पूछा। अब हमारा जो न्यूमिनेटर है वो सबका सेम है, न्यूमिनेटर की तरफ से आप टेंशन खत्म। जब आपने स्मॉलेस्ट पूछा है तो नीचे वाली जितनी बड़ी टर्म को डिवाइड करोगे तो उतना ही छोटा आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका छोटा आंसर आएगा। तो स्मॉलेस्ट पूछता है तो ये, और यदि ग्रेटेस्ट पूछता तो सबसे छोटा देते, ग्रेटेस्ट पूछता तो हमारे पास ये होता, क्योंकि जितनी छोटी टर्म से डिवाइड करोगे तो आंसर उतना बड़ा रहता है। तो हमारा सिर्फ हमें दिखाना था कि नीचे वाला टर्म यदि ऊपर सेम है तो नीचे वाली टर्म जो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म है वही आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी एक्सप्रेस ऑन दिस 25/11 को आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। यहां पे हमारे पास है 1 सही 14/11 है, इसका मतलब है 1 सही 4/11 है, इसका मतलब है 2 सही 3/11 है, इसका मतलब है 3 सही 2/11 है। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है। इसे 25/11 के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक्सप्रेस फॉर्म में लिखो, इसको एक मिक्स फॉर्म में लिख के दिखाना होता है, इसका मतलब होता है। अब हमें पता है 11 2 जा 22, 25 में 22 गया, रिमाइंडर 3 में 11, 2 सही 3/11, 2 सही 3/11, सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन विच नॉट इक्वल टू 7/8, कौन सा फ्रैक्शन 7/8 की इक्वल नहीं है। अब देखिए इक्वल है, देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 17/80 पहला तो है, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। अब हमने आया देखिए 28/32, 7/8 चाहिए, 7 4 जा, इसको मैं 4 से डिवाइड करूं, इसको 4 से डिवाइड करूं, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो ये भी इक्वल है तो नहीं होगा। नेक्स्ट फिर आया हमारे पास 22/56, मैंने चाहिए था यहाँ पे 7, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 7 जा हो गया, इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3, डिवाइड ही नहीं हो रहा, 11 है, ये तो इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, सी विल द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये भी देखें। अब देखिए दोनों के दोनों, इसको 7 चाहिए हमें, इसको मैं 8 से डिवाइड करूं और इसको भी 8 से डिवाइड करूं, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो ये भी हो रहा था, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट था। आसान क्वेश्चन हैं, सिर्फ रेगुलरिटी बनाने ही रखें। कैन एक्सप्रेस दिस 100/27 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इसका इनका मतलब है 1 सही 73/27, 1 सही 46/27, 1 सही 19/27 और हमारा 19 सही 3/27। देखते हैं, अब नॉर्मल बात, सिर्फ आपने डिवाइड करना है। यहां पे 100 था, यहां पे 27 था, 27 की टेबल याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है नॉर्मल सा डिवाइड करके देखें, 3 पे देखेंगे 81 हो जाए, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 81, क्योंकि 27 4 पे ले गए, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, तो आपका ये तो बड़ा हो गया, नहीं होगा, तो आपका 3 पे चला 81, 10 में से 1 9, 9 में से 8 1, तो किस पे चला था ये हमारा 3 पे, तो हमारा 3 सही 19/27, 3 सही 19/27, आपका सी विल बी द
राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। कैन एक्सप्रेस द दिस 11/7, 7 1 7, तो यहां से हमारे पास 4 रिमाइंडर बाय में 7, या ऐसे पूरा डिवाइड करके दी 7 1 7, 11 में से 7 गया 4, तो ऐसे को हम यहाँ पे क्वोशिएंट होता है, यहाँ पे रिमाइंडर होता है, यहाँ पे डिविजन होता है। 1 सही 4/7, तो ये हमारा राइट आंसर है। ये इनका सबका मतलब यही है कि 7 सही 4/11, 4 सही 1/7, 1 सही 4/7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिंपलेस्ट फॉर्म, कौन सा इनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब देखो ये हमें दिखाई दे रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, डिवाइड नहीं होता क्योंकि 7 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर। अब ये दोनों देखिए बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा है 15 और 20। जिस टर्म का लास्ट डिजिट 5 मिले, जिस टर्म का लास्ट डिजिट 0 मिले, दोनों ही टर्म 5 से डिविजन होती हैं। तो मैं इसको भी 5 से डिवाइड करूंगा और इसको भी 5 से डिवाइड करूंगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये होती थी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, नोट पूछा था, तो हमारे पास आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सॉल्यूशन पूछा गया है। ये हमें बोर्ड मास BODMAS, बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर ग्रुप ब्रैकेट, फिर उसके बाद हमें ऑफ सोल्व करना होता है। ऑफ का होता तो टर्म मल्टीप्लाई ही है, बट सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे। फिर हमें डिवीजन सोल्व करना होता है, फिर हमें मल्टीप्लाई सोल्व करना होता है, फिर एडिशन सोल्व, फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व करना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 42 माइनस दिस 13 प्लस 8 2 जा 16। यदि सिंगल डिजिट हो जाए तो हमारी जो ब्रैकेट है वो फिनिश हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आएंगे हम 2 मल्टीप्लाई 42 माइनस 6 और 3 9, 1 और 1 2, फिर ये हमारी डिजिट फिनिश, ब्रैकेट फिनिश, और ये एज हो गया। फिर देखते हैं 2 मल्टीप्लाई में 12 में से 9 गया 3, फिर हमारे पास यहां पे 1 आया, ठीक है, कि 1 चला गया तो 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 13 2 जा 26, 26 हमारा बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 1.5 मीटर इक्वल टू मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो ये होता था। तो हमारे पास 1.5 था, 1.5 के हमें मिलीमीटर बनाने थे, मल्टीप्लाई में 1000। मैंने इस पॉइंट को फिनिश करना था, पॉइंट के नाम का 10, 0 से 0 कैंसिल की, 1500 मिलीमीटर। ओके, तो आपका पास हमारा बी विल बी द राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। एक क्यूबॉइड मेजरिंग 20, 16 एंड 12 सेंटीमीटर कट इनटू स्मॉलेस्ट क्यूब्स of the side is 4 centimeter each. How many smallest cube? जो हमें नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं, तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, LBH होता है। 20 मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई में 12, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 3 साइड में मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब हमें इनका सॉल्यूशन 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 23 जा 16, तो ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, the length, breadth and height of a cuboid are 15 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively. What is the volume of the cuboid? अरे जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, एल बी एच। एल बी एच है तो हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास 15 था, मल्टीप्लाई में 8 था, मल्टीप्लाई में 10 था। अब हमें 15 8 जा 120, 120 10 जा 1200। ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें क्यूब का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड की 3, ठीक है, और यदि क्यूबॉइड है तो L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब देखिए भाई, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट्स इज 62.5, द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स इज 70, व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज। आपके पास 18 बच्चों की एवरेज एक बार दर की है, 12 बच्चों की एक बार दर की है, और दोनों को यदि ऐड करते हो तो 30 बच्चों की ओवरऑल पूछी है। अब देखिए क्या होता है, जो आपका 18 बच्चों का की एवरेज 62.5 थी, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका टोटल आ जाता है, इनका 18 बच्चों की जो एज है, ठीक है, जो इनके मार्क्स हैं उनका टोटल मार्क्स का एज सम आ जाता है। और वही जब 12 बच्चों की एवरेज हमें 17 दे रखी थी, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बच्चों का टोटल आ जाता है। जब दोनों का हमारा टोटल होता है, टोटल को हम 30 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे 30 बच्चों की एवरेज आती है। पहले देखेंगे 18 5 जा 90, 9 कैरी, 18 2 जा 36, 36 में हमें 9 ऐड कर दिया, 36 में 9 ऐड किया तो हमारे पास 45 का 5, तो फिर 4 कैरी, 18 6 जा 108 में हमने 4 ऐड करना था, तो हमारे पास 112। अब देखिए पॉइंट था, एक पॉइंट, तो ये पॉइंट फिनिश यहां पे आ जाएगा, पॉइंट तो फिनिश हो गया। 12 7 जा 84, तो 0 बाय में 30 था। अब देखिए आपके पास 11 2 5 था, इसमें हमने 8 4 0 ऐड कर दिया, 5 का 5, 6 का 6, 8 और 1 9 1, तो हमारे पास 1965 बाय में 30 आ गया। अब हमें देखेंगे कि ये 10 से 3 पे डिवाइड होता है नहीं होता। 3 पे 3 1 जा 3, 3 पे 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 0 1, तो आपका 6 पॉइंट यहां जाएगा क्योंकि 10 था, मतलब आपके पास 65.5 ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। विच इज द लार्जेस्ट अमंग फ्लोइंग फ्रैक्शन, अब इनमें से लार्जेस्ट पूछे। अब आपका 5/7 है, 5/6 है, 5/9 है और 5/8 है। मैंने बताया था यदि आपका न्यूमिनेटर सेम है, आपके डिनोमिनेटर में जितनी छोटी टर्म से डिवाइड करें वो उतना ही बड़ा होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। सोल्व भी करने में 1 सेकंड लगी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द 4 नंबर इज दिस, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 78, व्हाट इज द, अरे 4 नंबर की एवरेज 32 है, 4 नंबर के, तो 4 नंबर का सम क्या हो गया, 4 नंबर का सम 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 हो गया। और आपको 3 नंबर्स की का सम दे रखा था, ये डिफरेंस करते हैं तो 4th नंबर आ जाएगा, 8 में 0, 12 में से 7 गया 5, तो आपका 50, ए भी 4th नंबर आपका 50 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। इफ 25% ऑफ ए नंबर इज 60, व्हाट इज द 70% ऑफ द नंबर। किसी नंबर का, मान लेते हैं कोई x नंबर है, ठीक है, किसी नंबर किसी संख्या का 25% कितना है, 60 है। पहले तो नंबर निकालेंगे, x जब नंबर निकालेंगे तो बेटा जिसे डिवाइड करते हो वो जाके मल्टीप्लाई, और जिसे मल्टीप्लाई करते हो वो डिवाइड। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, फिर हमारा 6 4 जा 24, 240 हमारा नंबर आ गया। अब जब हमारा 240 आया, इसका 75% बोल दिया। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 0, 6 3 जा 18, तो हमारा 180 आ गया भाई। 180 हमारा कौन सा है, डी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो स्टेप टू स्टेप करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 1000 फॉर इज 500? 1000 इज 500। 1000 रुपए का कितना प्रतिशत 500 है? 500 1000 का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए हमारे पास क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया भाई, थोड़ा सा, एक सेकंड। क्या बोला था इसने? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 1000 की परसेंटेज निकालनी है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 1000 इज 500 के रिस्पेक्ट में हमें पता था ये होगा। यहां पे हमारे 500 2 जा 1002 की हमारे पास वर्किंग जाएगी इसके साथ, तो हमारे पास क्वेश्चंस में परसेंटेज में वर्किंग आती तो 200% वर्किंग जानी थी, वो हमारे पास फिर ऑप्शन में मिस्टेक है इस क्वेश्चंस में। तो मैं एक बार चेक करना चाहूंगा क्या चाह रहा है क्वेश्चंस में। तो 28 क्वेश्चंस, इसीलिए मैं पेपर को साथ रखता हूं। यहां पे क्वेश्चंस हमारे पास चेंज हो गया अभी एक सेकंड के अंदर। यहां पे हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, जो टाइप राइटर से मिस्टेक होगी। यहां पे हमारे पास 1000 इज 150 150। ठीक है, अब क्या कहता है इसमें? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 1000 इज 150? 150 का 1000 में 150 कितने परसेंट है? तो भाई आपको दिखाई दे रहा है 10 से 10 10 से 10 10 से 10 इतना है, 15% ही तो है। नॉर्मल बात थी बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं देखो मिस्टेक होती है तो हमारा भी दिमाग भाई उससे मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो माइंड हमारा भी घूमता है भाई नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो तब हमें पेपर रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं टाइपराइटर गलती कर देता है। डेली का काम है, इक्का दुक्का क्वेश्चन तो मिलता है, फिर भी हम पकड़ लेते हैं, इसीलिए साथ में रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पेपर से चेक कर लेंगे। क्योंकि जो हमने पहले पेपर बनाए थे फिर पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पेपर हमने बच्चों से लेके एक एक पेपर का सॉल्यूशन हम बच्चों को करवा चुके हैं, तो हमने एक एक मिस्टेक जो थी उनको हम इंप्रूवमेंट पेपर्स में कर सकें। पेपर के अंदर एक भी आपको मामूली सी मिस्टेक नहीं मिलेगी। ये पेपर बनाने के एक भी मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। If 25% of B 50, then B% of A is 100. What is the relation between A and B? A और B का क्या रिलेशन? देखते हैं क्या रिलेशन है। 25% परसेंटेज का नाम का 100 ऑफ B, B ले लेते हैं is 50, तो मैं B की वैल्यू निकालूंगा तो 50 मल्टीप्लाई में 100 बाय में 25 25 25 2 जा 50, तो आपका 200 B की वैल्यू तो 200 है। फिर देखते हैं हो गया। B% ऑफ A, B परसेंटेज का नाम का 100 ऑफ A का मतलब मल्टीप्लाई A इक्वल टू हमारे पास 100। अब A और B की वैल्यू वर्किंग आ गई यहां से। अब B की वैल्यू हमें पता थी 200 है, बाय में 100 मल्टीप्लाई O इक्वल टू 100। 00 कैंसल, 2 उस साइड जाएगा तो A की वैल्यू आएगी, बाय में 2 करेंगे तो आपकी 50। A की वैल्यू 50 आई और B की वैल्यू 200 आई। तो अब इसका मतलब क्या है? यदि मैं A की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाता है? 200 हो जाता है। तो B इक्वल टू 4 ऑफ A, 4 ऑफ A के 4 टाइम्स के बराबर B की वैल्यू है। 54 या 200, ठीक है, तो B की वैल्यू 200 थी और A की वैल्यू क्या थी? 50 थी। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना ब्रॉट ए कंप्यूटर फॉर 25,000, पेड 2,000 फॉर सेटअप एंड सॉफ्टवेयर। तो मतलब उसका जो सीपी है ना, सीपी हमारा 27,000 हो गया भाई। ही सोल्ड, उसका जो एसपी है
वो कहती है 30,800 का उसका एसपी है। जो आपका प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट है कितना हुआ, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो 0 से 0 0, 0 से 0 0, 8 से 0 8, ओके 10 में से 7 गया 3, 3800 तुम्हें स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या हो जाए, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट का परसेंटेज मिलाना होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 बाय में सीपी। तो 3800 हमारा प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया बाय सीपी, कितना था 2700 था। तो अब हमने यहां से देखेंगे 0 से 0 0 0 0, ठीक है, 8 और 3 तो 11 होता है, ये 27 तो नहीं डिवाइड हो रहा। तो अब हमने देखना पड़ेगा कि हमारा 3800 डिवाइड बाय 27, 27 1 जा 27, 1 यहां से 1 यहां से आपकी 0 आ गई। तो अब एक बात जो है, हमें पॉइंट में आएगा ऑप्शन, तो पॉइंट में डिवाइड करा, तो ये भी पॉइंट में ऑप्शन है, ये भी पॉइंट में ऑप्शन है, ये भी पॉइंट में तो एक ही ऑप्शन था, सी विल बी द राइट। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A bag contain 36 red ball, 24 blue ball. What is the ratio of red to the total ball? अब देखो रेड, पहली बात तो रेड बॉल है वो हमारे पास 36 है। टोटल बॉल मतलब रेड प्लस में ब्लू, टोटल तो यही कितनी हुई है 36, ये थी 24, ये थी 6 और 4, 10 के 0 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो कितना हो गया 60। अब दोनों 6 पे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 बाय 10, फिर 2 पे 2 3 जा 2 5 जा 3 बाय 5 या 3:5, तो 3:5 ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ वुमेन इज 24,000, सी स्पेंड खर्च करती है 18,000, व्हाट इज द सेविंग टू द स्पेंडिंग, उसकी सेविंग। अब देखो उसकी जो इनकम है, इनकम 24,000 है, वो कमाई जो उसकी पे है वो 24,000 है, वो स्पेंड करती है, उसमें से 18,000 स्पेंड करती है, खर्च करती है, तो वो 14 में से 8 6,000 वो सेविंग करती है। तो उसने पूछा था सेविंग टू द रेशो ऑफ स्पेंडिंग, खर्च करना, सेविंग उसका 6,000 था, खर्च वो 18,000 करती है, तो हमारा रेशो निकालनी थी 6 1 जा 6, 6 3 जा 36, अपर 1 है बाय 3 है, तो 1:3, 1:3, ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ए स्टूडेंट सेव 6,000 आउट ऑफ 3,000, द गिवन पेरेंट्स के द्वारा दिए जाते 3,000 रुपए हैं, उसमें से वो 600 सेव करता है। व्हाट इज द सेविंग टू द एक्सपेंडिचर, खर्च वो एक्सपेंड कितने करता है। अब एक बात बताइए, टोटल पेरेंट्स ने दिए 3,000 रुपए, उसने सेविंग की 600 की, खर्च किया 2400, अब अपने पास कितना है, जो उसकी बचत कितनी थी 600, ठीक है, उसने एक्सपेंडिंग कितना किया, खर्च कितना किया 2400, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 1 बाय में 6 या 1:6 ऑप्शन फिर गलत है, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की, दोबारा चेक करते हैं। कोई छात्र अपने माता पिता द्वारा दिए गए 3,000 में से 600 रुपए बचाता है, तो सेविंग कितनी थी 600, 3,000 में से 600 माइनस करते हैं तो हमारा 2400 ही आता है। तो बचत और खर्च का अंतर 0 0 0 0, 1:4, कहीं अरे लिखने में गलती कर गए, 6 1 जा 6, 6 4, ठीक है 4 जा पे, तो हमारा ये तो था दिखाई नहीं दिया हमें, 1:4 विल द राइट आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक होगी थी, ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन कवर 90 किलोमीटर इन 1.5 आवर, मतलब हमें डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम।
90 किलोमीटर था, 15 1.5 और पॉइंट का नाम का 10, 15 पंजा 15 15 6 जा, तो 60 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। इफ इट स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अरे 60 तो थी, इंक्रीज करने के बाद कितनी होगी 17 किलोमीटर पर आवर। हाउ टू लॉन्ग विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी 1.5 आवर्स में तय करती है, यदि उसी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब समय फिर निकालना है, तो अब हमें टाइम निकालना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो वही था, सेम था 90, अब हमारा आ गया 17, 0 से 0, 9 बाय में 7, 7 1 जा 7 सही, 2 बाय 9 में से 7 गया 2 बाय 7 हावर्स, मतलब 1 हावर्स हो गया यहाँ पे 1 हावर्स। 2 बाय 7 है, अब इस 2 बाय 7 की हम मिनट भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसमें तो पॉइंट में निकाल रखा, पॉइंट में निकाल दो 1 हावर्स। अब 2 का था डिवाइड बाय क्या था रे, पूरा 1 मिनट, 9 डिवाइड बाय 7 था, 7 1 जा 7, 2 यहां से पॉइंट लग गया 0, 7 2 जा 14, फिर आपका यहां से 6 0 7 8 जा, तो समथिंग 1.2 बी विल बी द राइट आंसर। सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट में निकाल रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आसान है, बस रेगुलरिटी पे ध्यान रखें, रेगुलरिटी पे। इफ द स्पीड ऑफ ए स्कूटर इज इंक्रीज 30 किलोमीटर पर आवर टू 60, मतलब पहले 30 थी फिर 60 कर दी गई, द टाइम टेकन टू द फिक्स डिस्टेंस, यदि उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना, एक बात हो, स्पीड बढ़ेगी तो समय कम होगा और स्पीड कम होगी तो समय बढ़ जाएगा डिस्टेंस कवर करने में। आप कहीं जा रहे हैं, आप तेजी से जाएंगे तो कम समय में जाएंगे, आराम से जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। अब जब स्पीड इसने डबल कर दी तो समय हाफ हो गया, ऑटोमेटिक सोली करने की जरूरत नहीं हुई, बी हाफ, समय हाफ हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ 2500 अर्न 500 इंटरेस्ट 4 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। यदि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है SI मल्टीप्लाई में 100 बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम। जो हमारा SI होता है, SI हमें दे रखा है 500 इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई में 100, प्रिंसिपल हमारे पास 2500 है, मल्टीप्लाई में टाइम हमारे पास 4 ईयर है, टाइम हमारे पास 4 ईयर है। अब देखिए भाई, 0 से 0 0 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 पे चलेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 यहां से 0, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, तो हमारे पास 5%, मतलब बी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, अमन ब्रॉज उधार लेना 12,000 10% पर एनम 2 ईयर, व्हाट इज द टोटल अमाउंट विल बी पेड। मतलब यहां पे हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो वो हमें ध्यान रखना है। देखते हैं अब हमें क्या चाहिए, अमाउंट। तो पहले हम निकालेंगे SI। SI के लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। प्रिंसिपल कितना था, उधार कितना लिया था उसने 12,000, फिर हमें रेट हमारे पास 10%, टाइम हमारा 2 ईयर, बाय में हमने किया 100, 0 से 0, फिर यहां से 0 से 0, 2 की 12 के साथ 2400। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया SI में हम जब प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे 00441, ये हमारे क्या आ जाएगी अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI, तो ये हमारे पास ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिजनेसमैन borrows 30,000 9% per annum 4 year, how much will he to repay। एक व्यापारी 30,000 रुपए 9% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिए, वह कितना चुकाएगा, उसको पेमेंट कितनी देगा। अब हमें पहली बात तो वही SI निकालना था। प्रिंसिपल हमारा 30,000 था, 9% थी, 4 ईयर का था, बाय में 100, 00 कैंसल, 9 4 जा 36,
36 को हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 6 18, 1 कैरी 3 9 और 1 10, 108, और ये 2 जीरो यहाँ पेंडिंग थी, 0 0। इतने रुपए आपके पास आ गया। क्या है ये आया हमारे पास SI। हमें क्या चाहिए? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? SI में हमें प्रिंसिपल ऐड करना, इसमें प्रिंसिपल ऐड करना था 30,000 00804 40,800, तो हमारा बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज दिस, लेंथ इज दिस, व्हाट इज द ब्रेड्थ। यदि हमें ब्रेड्थ निकालनी है तो एरिया डिवाइड बाय लेंथ। एरिया हमारे पास 960 था, लेंथ हमारे पास 60 थी, 0 से 0 कैंसल, 6 1 6, 6 1 6, 6 6 36, तो हमारा 16, तो हमारा ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ब्रेड्थ दिस, फाइंड द लेंथ इन मीटर। अब वहां पे सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है और हमें निकालनी है मीटर में। पहली बात तो हमारे पास देखिए ये आ गई, हमने 80 सेंटीमीटर से डिवाइड किया, फिर हमें 4 पे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 2 3 4, फिर 2 पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आ गया। ये क्या आई? ये आई आपके पास मीटर। मीटर के जब सेंटीमीटर बनाओगे डिवाइड बाय 100, 2 0 से फिर 0 कैंसल, 150, तो 150 हमारा बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 100 मीटर लॉन्ग, 80 मीटर विड्थ, 2 रोड ईच 4 मीटर विड्थ रन अक्रॉस। देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक तो ये क्वेश्चन था। ये हमारे पास 100 मीटर तो लॉन्ग है और ये आपका 80 मीटर ब्रेड्थ है। इसके बीचों बीच एक सड़क निकाल दी गई ऐसे, फिर ये ऐसे, ये सड़क निकाल दी गई है, ठीक है। रन अक्रॉस सेंटर द गार्डन ऑन पैरेलल टू द लेंथ, ये हो गया, पैरेलल टू द ब्रेड्थ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग द रोड इन 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो मतलब इस रोड का एरिया निकाला। अब देखिए जो आपको इस तरीके से निकाली गई है, ये लेंथ की, अब ये तो आपकी लेंथ थी, ब्रेड्थ तो आपकी कितनी बोली थी उसने, उसका जो विड्थ कितनी है 4, तो ये तो आपके पास 4 है। अब लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, आपका एरिया आ गया 400। जब फिर एक टर्म से आपके ऐसे थी, यहां पे आपकी 80 है, ये तो 4 ही है, 4 8 32, तो ये आपकी 320 आ गई। बट एक बात ध्यान रखिए, जहां पे ये ऐसे चली गई फिर ये ऐसे चली गई, यहां पर क्रॉसिंग में एक बार तो यहां एरिया इस ब्रेड्थ के क्रॉस में निकाल दिया, एक बार लेंथ के, तो ये आपका जो बीच का ऐसा सेंटर बनता है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार तो ऐड होगा, एक बार माइनस कर देते हैं। तो ये भी आपका 4 था, ये भी 4 था, 4 4 था 16, 16 आपका एक्स्ट्रा था। अब देखिए एक हमारा 400 आ गया, एक हमारा 320 आ गया, 0 2 7, इसमें से हमें क्या कर देंगे, आपका माइनस कर देंगे 16, 10 में से 6 4, 1 में से 1 0, 7 का 7, ये हमारा इतना एरिया आया। इस एरिया में से हम क्या करेंगे, 2 रुपीज पर के हिसाब से कॉस्ट, इतने एरिया का 2 डबल कर देंगे, 4 2 जा 8, 0 7 2 जा 14, 1408, 1408, ए विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 120 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर width. The 2 concrete roads of 5 meter width each run around the middle of the park. One is parallel to the length and another is parallel to the breadth. Find the cost of the construction road in 2 meter per square. अब देखिए एक आयताकार पार्क है, बन गया, 120 मीटर तो लेंथ है, 100 मीटर ब्रेड्थ है, पार्क के मध्य से होकर 5 मीटर चौड़ी 2 कंक्रीट की।
बिल्कुल पीछे वाला सेम क्वेश्चन। 5 मीटर चौड़ी 2 कंक्रीट की सड़कें गुजरती हैं, एक उसकी लंबाई के समानांतर है, दूसरी उसकी चौड़ाई के समानांतर है, 2 रुपए के हिसाब से उसको निर्माण खर्च बताइए। तो मतलब जो सड़क का एरिया आ जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कॉस्टिंग आ जाएगी। अब एक बात है, पहला तो हमें इसका एरिया ऐसे निकालेंगे, ये आपके पास 120 थी, ये 5 थी, 5 12 5 जा 60, तो 1600 आ गया। एक ही इस तरीके से थी, ये आपके पास 100 थी, ये 5 था, तो इसका कितना हो गया 500 आ गया। बट एक बार ये टर्म दोनों साइड में ऐसे भी जाते हुए ऐसे जाते हुए रिपीट हो रही है, एक बार इसका एरिया निकल रहा तो भी रिपीट, इसका एरिया तो भी रिपीट, तो यहां हमारे पास कितना था, ये हमारे पास 5 थी, 5 5 जा 25, इसका एरिया 25, तो हमारे पास क्या हुआ 600 था, 500 था, हमारा 1100 हो गया। इसमें से हमें 25 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7 0 1, हमारा 1075 हुआ। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 15, 1 2 जा 2, 2150, आपका 2150 ए विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए, मैच लिस्ट विद 2, इन दोनों को हमें लिस्ट को मैच करना है। रेडियस है, कोड है, सरकमफ्रेंस है, एंगल अराउंड द पॉइंट है। अब हमने पूछा सरकमफ्रेंस एंगल अराउंड द एक पॉइंट के ऐसे चारों जो एंगल बनता है वो हमेशा 360 बनता है, तो आपका इसका तो इसके साथ हो गया। रेडियस हमारी हाफ ऑफ द डायमीटर होती है। ए लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस, कोई भी हमारा सर्कल है उसको लाइन को कहीं भी 2 बार ज्वाइन करती है, तो ये पार्ट हमारा वर्किंग होता है ऐसे। तो सरकमफ्रेंस का हमें द लेंथ अराउंड द सर्कल, ये हमारे सर्कल इसके लिए होगी, कोड हमारा ये हो गया। तो अब हमें ऑप्शन पहचानना होगा, 1 की किसके साथ है, 1 हमारा 2 के साथ है, 1 हमारा 2 के साथ है, हो गया 1 2 के साथ, हमारा 2 हमारा 3 के साथ है, 2 हमारा 3 के साथ है, वेरी गुड। हमारा 3 हमारा 4 के साथ है, 3 4 के साथ है, और हमारा 4 हमारा 1 के साथ है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फर्स्ट एंड सेकंड फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स बराबर हो, ऑल एंगल 60 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपका जो फर्स्ट का फोर्थ के साथ मैच हो गया, फर्स्ट और फोर्थ या तो इसमें मैच कर रहे हैं या इसमें मैच कर रहे हैं, तो पहला बी ऑप्शन भी फिनिश और डी भी फिनिश। फिर देखते हैं नेक्स्ट, आइसोसेल ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर एंड 2 एंगल आर इक्वल। तो आपका सेकंड वन के साथ ये तो दोनों ये तो फिनिश हो गए थे, ये तो मैच कर गया। चलो फिर थर्ड पॉइंट देखना पड़ेगा, स्केलर ट्रायंगल, ना तो कोई साइड इक्वल हो ना ही कोई एंगल इक्वल हो, ऑल साइड आर अनइक्वल। तो थर्ड का थर्ड के साथ, अरे क्या बात, दोनों फिर मैच होगी, तो हमें तो लास्ट स्टेप तक करना पड़ेगा। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल 1 इज द राइट एंगल, तो हमारा फोर्थ का सेकंड के साथ, फोर्थ का सेकंड दोनों में नाम हो जाए इस बार, फोर्थ का सेकंड इसमें तो, अरे वाह रे वाह, हमारे तो ये जो हमारा टाइपराइटर ने गड़बड़ कर रखी है, मैं भी समझा ऐसे कैसे मैच क्यों कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस में देख रहे हैं, हमारा ए में फर्स्ट का 4 था, 2 का 1 था, 3 का थर्ड था, 4th का सेकंड था, परंतु सी में क्या किया उसने, बस सी में उसने यहां गड़बड़ की, ये सिर्फ 1 ही ऐसे दे रखा था, तो ए विल बी द राइट आंसर आना था। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक पजलिंग करवा देती है, चलो कोई बात नहीं। A chord of a circle is 6 centimeter long and is the distance 4 centimeter from the center. What is the radius of the? यदि हमारा ये कोई सर्कल है, ठीक है, जो उसकी कोड है वो ऐसे मान लीजिए कोड है, ये हमारा सेंटर है, ये उससे दूरी है। सेंटर से जाने वाली को जो लाइन है, कोड को
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये तो बन गया 90 का एंगल। ये कितने थी, कोड लेंथ 6 थी, तो 3 ये होगी, 3 ये होगी। ये हमारा कोड का सेंटर का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आपने रेडियस फाइंड करनी है, मतलब ये आपकी साइड ऐसे बन गई। ये आपका 90 डिग्री है, यहां आपके पास 4 है, ये आपके पास 3 है, और आपने हाइपोटेन्यूज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर का रूट। परपेंडिकुलर आपके पास 4 था, 4 का स्क्वायर, बेस आपके पास 3 था, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 मतलब 5। आपकी रेडियस कितनी आ गई, 5। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, सी। सिर्फ आपने यहां पे सेंटर से जाने वाली लाइन कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, इस बात का ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चॉइस द राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, सहमत है, रेडियस हमेशा हाफ होती है। स्टेटमेंट 2 ए कोड इज ऑलवेज लॉन्गर देन द रेडियस, जो हमारी कोड होती है वो हमेशा रेडियस से, क्योंकि देखो डायमीटर है, डायमीटर जो कोड है वो क्या है, डायमीटर रेडियस की डबल होती है। तो ये बात भी ठीक है। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुने। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है, जीवा हमेशा त्रिज्या से बड़ी होती है। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी मुझे ठीक लग रही हैं। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये विल बी द राइट आंसर। हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 47, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चॉइस द राइट ऑप्शन। पहला कहता है, पहला स्टेटमेंट क्या रहता है, ए स्टेटमेंट, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड डायमीटर इज द राइट स्टेटमेंट। तो हमारी जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है या लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल, वो डायमीटर व्यास ही होता है। तो ये तो क्या है, राइट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। अरे हमें सबको पता है जो डायमीटर है वो 2 मल्टीप्लाई ऑफ रेडियस, तो ये भी तो राइट है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो हमें नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो ये दोनों थे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो इसमें क्या पूछा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, पहला ही ऑप्शन राइट है, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। पैटर्न सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, ए शॉपकीपर सोल्ड 1 दर्जन कैलकुलेटर फॉर 10,800, मतलब 1 दर्जन का मतलब होता है 12 कैलकुलेटर की जो कॉस्ट है वो 10,800 है। यदि हमें यहां पे 1 कैलकुलेटर लेना हो, 1 कैलकुलेटर कॉस्ट 10,800 डिवाइड बाय 12, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108, 0 का 0 0, तो 1 कैलकुलेटर की कॉस्ट हमारे पास 900 हुई। तो कितने कैलकुलेटर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द 7 कैलकुलेटर, तो 7 कैलकुलेटर की कॉस्ट क्या होगी, 900 मल्टीप्लाई में 7, 9 7 जा 63, 6,300 या 6,300। तो ये हमारा बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। If the cost of 12 packets of colored pencil is 3,600, what is the cost of the 5 packets? अब हमारे पास जो 12 पैकेट हैं, पैकेट ऑफ कलर पेंसिल की कॉस्ट 3,600, ये कॉस्ट है इतने। अब 1 पैकेट की कॉस्ट, 1 पैकेट ऑफ द कलर पेंसिल कॉस्ट 3,600। कितने पैकेट थे, 12 थे, 12 इन 12, 12 3 जा 36, 1 पैकेट की कॉस्ट हमारी 300 है। कितने पैकेट बोले, 5 पैकेट्स, तो 5 पैकेट्स कॉस्ट ऑफ द पेंसिल मल्टीप्लाई में 5, 5 3 जा 15, 1,500 रुपीज थी। तो 15 हमारे पास हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो ये हमारे पास 49 क्वेश्चन था। A factory produce 90,000 bottles
इफ ईच कैरेट होल्ड 240 बोटल्स, तो हाउ मैनी कैरेट्स आर नीडेड? एक कारखाने में 96,000 बोतलें बनाता है। यदि प्रत्येक कैरेट में 240, अरे ड्रिंक वाली बोतल नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाली भी हो सकती है। यदि प्रत्येक कैरेट में 240 बोतलें आती हैं तो कितने कैरेट की आवश्यकता होगी? तो अपने इसके ऊपर डिपेंड, बोतलों पर जाते ही नेगेटिव सोचना लग जाते हैं। तो बेटा अपना पॉजिटिव माइंड रखो, तभी तो पॉजिटिव रहेंगे। तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा भी आएगा। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है और वो हमारा राइट, तो 96,000 बोतल का फाइंड करना था। तो ये हमारे माइंड में है, जो फाइंड करना है वो इस साइड देंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टार्ट कर दें। ईच कैरेट हैज दिस बोटल्स, मतलब 240 बोटल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 कैरेट। कितना कैरेट? 1 कैरेट। तो अब हमारे पास 1 बोतल के लिए कैरेट 1/240 और 96,000 बोतल के लिए कैरेट था 240 मल्टीप्लाई में 96,000। बहुत आसान है, स्टेटमेंट लगा ले करके कर दो। वैसे तो डायरेक्ट होता था भाई, एक कैरेट के लिए इतनी बोतल की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ कैरेट, तो जो टोटल बोतलें थी डिवाइड बाय एक कैरेट में बोतलें थी, वैसे डिवाइड कर दो, ऐसे कर दो, बात तो इक्वल है। 0 से 0 कैंसिल, 24 12 की टेबल 12 2 जा 24, 12 8 जा 96 हो गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 400 हमारे पास कैरेट थी 400। बेटा एक ही बात का ध्यान रखो, स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाओ। और मैं आपको सिर्फ आज एक ही कमिटमेंट देता हूं, उठो जागो और मेहनत करो और तब तक लगे रहो, सिर्फ तब तक लगे रहो 18 जनवरी तक। 18 जनवरी का सैनिक स्कूल का पेपर हुआ, फिर हमें आराम करना है और आपका सिलेक्शन वाला रिजल्ट देखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।